हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका गाइड अखिलेश कुमार त्रिपाठी IAN एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग अभी जो सीरीज कवर कर रहे हैं वो सीरीज है भारतीय संविधान की। और भारतीय संविधान की जो संवैधानिक यात्रा है उस यात्रा पर हम लोग चल रहे थे और उस यात्रा में चलते चलते 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स एक्ट, 1813 चार्टर अधिनियम, 1833 चार्टर अधिनियम, 1853 चार्टर अधिनियम और 1858 के भारतीय शासन अधिनियम तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और अभी कुछ यात्रा हमारी शेष है वहाँ पर। पॉलिटिकल बैकग्राउंड के दृष्टिकोण से, हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है हमारे संविधान का, उसके दृष्टिकोण से हमारी कुछ यात्रा शेष हैं, तो वो हम संविधान की क्लासेस में कवर करेंगे। लेकिन आज से हम लोग दोस्तों एक नए सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं, नए सब्जेक्ट पर जाने वाले हैं और ये नया सब्जेक्ट है विश्व भूगोल। आज से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की कक्षाएं पढ़ने वाले हैं। इनमें से कुछ मेरे विद्यार्थी ऐसे होंगे, कुछ मेरे ऐसे दो मित्र होंगे जो विश्व ज्योग्राफी मेरे द्वारा पढ़ चुके हैं। तो जो लोग आप में से जितने लोग भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ चुके हो, आपको यहाँ पर वो पूरा का पूरा मैटर फिर से रिवाइज होने वाला है और हो सकता है कि आपको यहाँ पर कुछ नई नई चीज़ें और एक्स्ट्रा मिल जाए पढ़ने को। तो एक एक कड़ी जो भी आपको वीडियो मिले उन सभी वीडियो को आप लोग यहाँ पे देखते रहिए, जिससे आपके इस लॉकडाउन के दौरान सभी सब्जेक्ट जो आपको IAN यूट्यूब चैनल पर मिल रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से मजबूत हो सके। तो हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं विश्व भूगोल। तो देखिए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें तो पहले हमें उसके बारे में एक बैकग्राउंड जानना चाहिए कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। जैसे विश्व भूगोल में कई सारे टॉपिक होते हैं और सबसे पहला इसका जो टॉपिक है ये है ब्रह्मांड का। ठीक, कौन सा टॉपिक है? ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सोलर सिस्टम यानी सौर तंत्र बोलते हैं। फिर उसी में हम लोग ग्रह पढ़ते हैं, उसी में हम तारे पढ़ते हैं, उपग्रह। तो ये पूरा एक सिस्टम है विश्व ज्योग्राफी का स्टार्टिंग करने का। तो यहाँ पर जो हम लोग ब्रह्मांड देखते हैं, ब्रह्मांड पहला चैप्टर होता है ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे बना आखिरकार ये ब्रह्मांड जहाँ पर हम लोग आज हैं। ओके, हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी न किसी ब्रह्मांड में हैं। ओके, किसी न किसी ग्रह पर हैं, किसी न किसी तारे के अंतर्गत हैं। तो ये जो सभी चीज़ें हैं, ये जो हम सभी प्रक्रिया देख रहे हैं, प्रोसेस देख रहे हैं, तो ये किस प्रकार की प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। तो पहले हम लोग देखें दोस्तों कि एक पूरे अंतरिक्ष में, जैसे आज हम लोग रात के समय अंतरिक्ष की ओर देखते हैं तो कई सारे आपको टिम 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 करते हुए तारे दिखाई दे जाते हैं। तो ऐसा नहीं था, आज से एक विद्वान है, उनका नाम मिल जाएगा आपको, जॉर्ज लेमेंटियर। अच्छा नाम है, जॉर्ज लेमेंटियर। ये बेल्जियम के पादरी थे। इन्होंने टाइम फिक्स किया है 15 अरब वर्ष का। ये बोलते हैं कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व, देखो ये कितनी अच्छी बात बोलते हैं। जैसे आज हम लोग रात्रि में आसमान के ऊपर देखते हैं, आसमान की ओर देखते हैं तो हमें वहाँ पर कई सारे तारे दिखाई दे जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब हमें यहाँ से आकाश को देखने पर बहुत सारे पिंड देखने को मिल जाते हैं। मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ये जो पिंड है, ये पिंड आए कहाँ से, वास्तव में इन पिंडों की उत्पत्ति हुई कहाँ से है। तो इसके लिए जॉर्ज लेमेंटियर ने उदाहरण प्रस्तुत किया। ये बोलते हैं 15 अरब वर्ष पहले ऐसे कोई भी पिंड नहीं हुआ करते थे। जॉर्ज लेमेंटियर बोलते हैं कि 15 अरब वर्ष पूर्व ऐसा कोई भी पिंड नहीं हुआ करता था। ये बोलते हैं समस्त ब्रह्मांड में मात्र एक पिंड था, बहुत बड़ा पिंड था। यहाँ पर एक बिंदी के रूप में पिंड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बोलते हैं कि ये इतना विशालकाय था, इतना विशालकाय पिंड था कि हमारा माइंड उसकी विशालता को सोच नहीं सकता। यानी हमारा माइंड उसके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ये कितना विशाल रहा होगा। तो आप लोग समझ सकते हो, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, बस हम लोग समझ सकते हैं कि कितना विशालकाय पिंड रहा है। और ये पिंड स्वतंत्र रूप से घूम रहा था। घूमते घूमते इसमें कई सारी गैसें बनने लगी और इसमें अचानक एक विस्फोट हो जाता है। इस पिंड में एक विस्फोट हो जाता है, जैसे हम लोग बोलते हैं महाविस्फोट। जैसे आप देखते हो कहीं पर परमाणु बम फूटा है,
हाइड्रोजन बम फूटा है, तो ये छोटे छोटे विस्फोट होते हैं, भाई विस्फोट हो गया, लेकिन बड़ा भयानक विस्फोट, इससे बड़ा विस्फोट आज तक हुआ ही नहीं, इससे बड़ा विस्फोट आज तक कहीं पर कोई हुआ नहीं। अब जैसे ही इसमें विस्फोट होगा तो इसके पदार्थ क्या होंगे, फैलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही विस्फोट हुआ तो विस्फोट हो जाने के बाद इसके पदार्थ क्या होते हैं, भिन्न भिन्न दिशाओं में फैलने लग जाएंगे। इस तरीके से ये जो पदार्थ होंगे इसके, जैसे आप लोग दीपावली में पटाखा जलाते होंगे, तो पटाखा जलाने के बाद इस क्षेत्र से जहाँ पर आप पटाखा रखते हो, गोला रखते हो, वहाँ से कुछ पदार्थ जो होते हैं वो फैल जाते हैं। इस तरीके से ये पदार्थ क्या होने लगे, ये फैलने लगे, ये क्या होंगे, फैलने लगे, इस तरीके से फैलने लगे। ये क्या हो रहे हैं, ये फैलते चले जा रहे हैं, कंटिन्यू फैलते चले जा रहे हैं। इस तरीके से ब्रह्मांडों की रचना होती है। जब इसमें तीव्र विस्फोट हुआ, तीव्र महाविस्फोट होता है, तो इस तरीके से एक महा ब्रह्मांडों की रचना हुई। और कितने ब्रह्मांड, तो कई सारे ब्रह्मांड, एक ब्रह्मांड नहीं, बहुत सारे ब्रह्मांड। मान लीजिए एक ब्रह्मांड ये हो गया, अगला ब्रह्मांड ये हो गया, अगला ब्रह्मांड ये हो गया, नेक्स्ट ये हो गया, ये हो गया। इस तरीके से कई सारे ब्रह्मांड, यहाँ पर 6 दिखाई दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस 6 ब्रह्मांड है, कई सारे ब्रह्मांड, बहुत बहुत, हम पता नहीं लगा सकते हैं। ये जो आप ऊपर की ओर देखते हो, इसका हम 1/लाखवां भाग सोच नहीं सकते। ये इसकी विशालता हम लोग इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारा माइंड इसकी विशालता को मात्र 1/लाख, समझ लो, इसका कौन सा हिस्सा हम देख सकते हैं, इसका मात्र हम लोग 1/1,00,000वां हिस्सा देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सॉरी, इससे ज़्यादा हम लोग इसके बारे में समझ नहीं सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि ब्रह्मांड कितना विशाल का है। ठीक, तो कई सारे ब्रह्मांड बने, इस तरीके से ब्रह्मांडों की रचना हुई। और जब ये ब्रह्मांड बन जाते हैं, ओके, ब्रह्मांड बन जाते हैं, तो फिर यहाँ पर कई सारी परिभाषाएं भी निकल के आती हैं जो इस प्रकार होती है, क्योंकि इन ब्रह्मांडों के द्वारा ही आकाश गंगाओं की उत्पत्ति होती है। ठीक, इस ब्रह्मांडों के द्वारा ही आकाश गंगा की उत्पत्ति होती है। और फ्रेंड्स याद रखिए, एक ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं होंगी। ठीक है, एक ब्रह्मांड में कितनी आकाश गंगा होंगी, तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, एक ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं होंगी। और 1 अरब आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। तो ये एक बड़ी ही कैलकुलेशन है जो शायद आपके मोबाइल के कैलकुलेटर में नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं क्या है। तो यहाँ पर कई सारी परिभाषाएं आती हैं, द्वैतवादी परिभाषाएं आएंगी, अद्वैतवादी परिभाषाएं आएंगी, जो पृथ्वी के संबंध में एक मोस्ट टॉपिक होगा। लेकिन उस टॉपिक को हम लोग कुछ आने वाले समय में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रह्मांड से संबंधित आपको दोस्तों 3 परिभाषाएं याद रखनी है। ठीक, ब्रह्मांड से संबंधित आपको 3 परिभाषाएं याद रखनी है। एक तो रखनी है धूल परिकल्पना, दूसरी रखनी है निहारिका परिकल्पना, और तीसरी रखनी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तीसरी जो रखनी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत। ठीक, तो ये 3 आपको जो डेफिनेशंस हैं ये रखनी है, धूल परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना और महाविस्फोटक सिद्धांत। तो जो हम ब्रह्मांड पढ़ेंगे वो ब्रह्मांड इसी महाविस्फोटक सिद्धांत पर है। ठीक, महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार ही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक पिंड था, विशालकाय, उसमें विस्फोट हुआ, तो ये किसकी रचना है, ये महाविस्फोटक सिद्धांत की परिभाषा है। ठीक, बाकी धूल परिकल्पना और निहारिका परिकल्पना आने वाले समय में हम लोग अभी पढ़ेंगे। जब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अब देखो, इसके बाद कुछ विद्वान आएंगे, धरती पर जीवों की उत्पत्ति होगी, धरती एक अलग पिंड बनेगा, धरती पर जीवन संभव होगा, जीवन संभव होने के बाद यहाँ पर कई सारे जीवों की उत्पत्ति होगी। और उसमें से एक सबसे बुद्धिमान जीव जो आजकल हम लोग यानी मानव के नाम से जाना जाता है, उसकी भी उत्पत्ति होगी। और उसमें से एक मानव आता है कब, 140 ईस्वी में, जिसका नाम होता है क्लॉडियस टॉलमी। क्या नाम होता है इसका दोस्तों, क्लॉडियस टॉलमी। ये 140 ईस्वी में बोलता है कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य क्या कर रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है।
ये क्लाउडियस टॉपिक बोलते हैं कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य इसका चक्कर लगाता है। एक मिनट रुकिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये परिभाषा हम लोग काफी समय तक मानते रहे कि ये परिभाषा जो क्लाउडियस टॉपिक के द्वारा दी गई है ये एकदम सत्य है, लेकिन इसकी परिभाषा का खंडन कब होता है? तो इसकी परिभाषा का खंडन अर्थात इसकी परिभाषा के जस्ट विपरीत एक नई परिभाषा आती है 1543 ईस्वी में। कब आएगी? 1543 ईस्वी में एक नई परिभाषा आती है। वो किस व्यक्ति के द्वारा दी गई? अब एक नए भाई साहब आते हैं जिसका नाम है निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस के द्वारा एक नई परिभाषा, नया स्टेटमेंट दिया जाता है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी समेत अन्य ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। इस तरीके की एक परिभाषा जो है, जो आज के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिल्कुल सत्य है कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी समेत अन्य जो ग्रह है, अन्य जो पिंड है, वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये 1543 ईस्वी में निकोलस कोपरनिकस के द्वारा परिभाषा दी गई थी। अब आपको एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स जिस पर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, बड़ा आपको यहाँ पर आश्चर्यजनक लगेगा कि ऐसा भी हुआ था। ठीक, तो देखो यदि हम देखें 1543 ईस्वी तक तो इसमें मानव काफी अधिक विकसित हो चुका था। 143 ईस्वी की अपेक्षा, सॉरी 140 ईस्वी की अपेक्षा यहाँ तक देखा जाए तो मानव बहुत विकसित हो चुका है। वो आसानी से एस्ट्रोलॉजी यानी जो खगोल की है उसके बारे में पता लगा सकता है। लेकिन 5वीं शताब्दी के दौरान, याद कीजिए 5वीं शताब्दी के दौरान हमारे भारत में एक राजा थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। एक गुप्त वंश के शासक थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय और इनके दरबार में 9 रत्न निवास करते थे और उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे बराहमिहिर। कौन थे? बराहमिहिर। बराहमिहिर ने 5वीं शताब्दी में बता दिया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी समेत अन्य ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। यानी विश्व ने यदि देखा जाए तो इस परिभाषा पर ध्यान केंद्रित किया 1543 में, लेकिन भारत में इस बात को बहुत पहले जान लिया गया था कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी इसका चक्कर लगा रही है। ये किसने बताया था? बराहमिहिर ने। भारत के सबसे अच्छे खगोल के वैज्ञानिक थे। ठीक, भारत के सबसे अच्छे खगोल के वैज्ञानिक थे। 5वीं शताब्दी के दौरान बराहमिहिर ने बता दिया था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और पृथ्वी समेत अन्य पिंड इनका चक्कर लगा रहे हैं। तो ये 5वीं शताब्दी की बात है और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 16वीं शताब्दी यानी 1000 साल बाद देखा जाए तो विश्व को नॉलेज हुआ है, विश्व को ज्ञान हुआ है कि सूर्य केंद्र में है। और भारतीयों को 1000 साल पहले ही पता चल गया था कि सूर्य केंद्र में है, पृथ्वी समेत अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो फ्रेंड इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आकाशगंगा और इस आकाशगंगा के टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स थैंक यू और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों को ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लग रही होगी। ओके, तो इस जानकारी को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी कुछ सीख सकें। ओके, और आप लोग जो लोग भी नए हो वो लोग सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक भी करते चलिए और यदि आपको अच्छा लगता है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ भी सकते हो, इसलिए कमेंट भी करते चलिए। ठीक, और अपने दोस्तों के साथ इसे बिल्कुल शेयर जरूर करिए। ठीक है, थैंक यू।